गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें आपको मजा भी आ रहा होगा और ये रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा आपके लिए। पहले ये सीए फाइनल में हुआ करता था जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर इंस्टीट्यूट को लगा कि नहीं, ये चीज तो इंटरमीडिएट में ही बता देना चाहिए और इसीलिए इसको इंटरमीडिएट में डाल दिया गया और फाइनल से हटा दिया गया। इसमें हमने देखा सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो स्टैट्यूट का मतलब देखा हमने, स्टैट्यूट मींस द रिटन लॉ। फिर हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखे। डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट में भी और जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी। इन एनी डेफिनेशन चार चीजें अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट मींस और इंक्लूड्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और इवन रिटन लिखित रूप में ऑन एनी सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के ऊपर, बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन। ठीक है। और क्यों रखा गया है? क्योंकि इसको यूज किया जा सकता है एज अ रिकॉर्ड। ये चार चीजें इसमें होना चाहिए। फिर हमने देखा इंस्ट्रूमेंट का मतलब। इंस्ट्रूमेंट मींस एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ राइट्स पता लगते हैं हमको। हो सकता है इससे राइट्स ट्रांसफर भी हो। अगर इससे ही राइट्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं तो इसी को हम डीड भी बोल सकते हैं। हमने ये देखा डीड, इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट। जैसे कि फोटो है, पिक्चर है, ये क्या है? ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है पर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा? आरसी बुक हो गई। और डीड में क्या आएगा? सेल डीड, पार्टनरशिप डीड, ये सब डीड्स हैं। फिर हमने इंटरप्रिटेशन का मतलब देखा। इंटरप्रिटेशन का मतलब है रियल मीनिंग देना टू दी वर्ड्स। जो भी चीजें हैं, जो भी शब्द हैं, इनको मीनिंग देना। पर इससे भी बड़ा वर्ड देखा है हमने, कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है मीनिंग देना और कंस्ट्रक्शन उसको पूरा एक कंक्लूजन निकालना, उससे पूरा एक कंक्लूजन निकालते हैं हम जब उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमने देखा दो प्रकार से हो सकता है। जॉलोविक्स ने बताया है एक, दूसरा फिट्जजेराल्ड ने बताया है। दोनों के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, इट कैन बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन और अ लिटरल क्लासिफिकेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। फिर हमने इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस देखा था, जिसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको। ये एग्जांपल्स आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये लिख के मत आना एग्जाम में। नहीं तो एग्जाम में लिख के आओगे आप कि जैसे कि उसने आपको बोली मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो आपको मतलब तो समझ गया, ये है इंटरप्रिटेशन। और उसका जो कंक्लूजन निकालोगे आप, तो क्या फ्रेंड जोन होने वाले हैं या शादी ब्याह होने वाला है, या राखी बंधने वाली है, ये चीज जो है ये कहलाती है कंस्ट्रक्शन। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला उसका। ठीक है। ये हमने देखा था। वैसे दोनों ओवरलैपिंग है। हम ये नहीं बता सकते यहाँ पे इंटरप्रिटेशन खत्म हो रहा है और कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ओवरलैप हो जाते हैं। देन कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्यों है? डेनिंग महाशय बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि कानून परफेक्ट नहीं हो सकते। दो कारणवश, दो चीजों के कारण। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज, कानून बनाए गए हैं इंसानों के द्वारा और इंसान फ्यूचर नहीं देख सकता, और इसीलिए फ्यूचर में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला इसके लिए हम अभी से रूल्स नहीं बना सकते। दूसरी चीज, अगर हम देख भी सके होते फ्यूचर, तो भी ये पॉसिबल नहीं होता कि हमारे कानून परफेक्ट हों। क्यों? क्योंकि एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑफ एवरी लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश में लिखे जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये कोई एकदम मैथमेटिक्स जैसी परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है। इसमें एम्बिग्यूटीज हो सकती है, एक शब्द के कई मीनिंग पॉसिबल हो सकते हैं, और इसीलिए बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं और अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता हमको पड़ती है। इसके बाद हम अब रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन के ऊपर चर्चा चालू करने वाले हैं। ये था अब तक हमने देखा। अब आगे, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से रूल्स हैं हम इनको देखेंगे। सो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स कोई सही गलत ऐसा नहीं बोलेंगे हम। रूल्स अप्लाई करना नहीं करना ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। सबसे पहले वही दिया है, ओवर अ पीरियड सर्टेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन हैव कम टू बी वेल रिकॉग्नाइज्ड, जो माने जाते हैं। हाउएवर दीज रूल्स आर कंसीडर्ड एज ओनली गाइड्स, ये सिर्फ गाइड करते हैं कोर्ट को, एंड आर नॉट बाइंडिंग। These rules can be broadly classified as follows। ठीक है। तो बाइंडिंग नहीं होते,
इसीलिए आप देखेंगे कई बार आपको दो कोर्ट के अलग अलग डिसीजन दिखते हैं बिल्कुल सेम फैक्ट्स पे। आप देखेंगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक अलग डिसीजन दे रहा है और आप देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट अलग डिसीजन दे रहा है। सो अलग अलग डिसीजंस भी आपको देखने को कई बार मिलते हैं एक ही फैक्ट के ऊपर, एक ही प्रकार की चीजों के होने के बावजूद। सो रीजन वही है कि इंटरप्रिटेशन स्किल्स हर किसी की अलग होती है, हर कोई उसको अलग अलग प्रकार से इंटरप्रीट करता है। ठीक है। सो चालू करते हैं हम अपने पहले रूल से। पहला रूल प्राइमरी रूल्स में हम पढ़ रहे हैं, जो मुख्य रूल्स है, जो प्राइमरी रूल्स है, इसमें हम पहला रूल जो पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल का क्या मतलब होता है? जो मैं बोल रहा हूं वैसा का वैसा मान लेना, दैट इज कॉल्ड एज लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल कंस्ट्रक्शन। सो जो बोल रहे हैं वैसा का वैसा हम मान लेंगे। ये कब लगता है रूल? सो ये रूल तब अप्लाई होता है जब कोई एम्बिग्यूटीज नहीं है, व्हेन देयर इज अ प्लेन टेक्स्ट, जब एक ही मीनिंग पॉसिबल है, वहां कुछ दो मीनिंग आ ही नहीं सकते। जो भी वर्ड्स लिखे हैं उसका एक ही मीनिंग हो सकता है सीधा सीधा, सो वो मीनिंग ले लो, सिंपल। सो लिटरल कंस्ट्रक्शन ये जो होता है, ये आप तब यूज करते हैं जब ओनली वन मीनिंग इज पॉसिबल। एक ही मीनिंग है, वही मीनिंग लेना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो मीनिंग आपके जो लॉ की स्पिरिट है उससे अपोजिट जा रहा है, प्रीएम्बल से अपोजिट जा रहा है, तो क्या आप यहां पे उसको बदल सकते हैं? द आंसर इज नो। प्रीएम्बल यूज नहीं करोगे आप। प्रीएम्बल कब यूज होता है? सिर्फ तब जब एम्बिग्यूटीज है। जब एम्बिग्यूटी है ही नहीं, पूरा क्लियर लिखा है, तो एक ही रूल यूज हो सकता है, दैट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन। सो लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब है जैसे वर्ड्स दिए हैं, जैसे शब्द लिखे हैं, उन शब्दों को वैसे के वैसे ग्रामेटिकल रूल्स लगा के उसका मीनिंग निकाल लो, दैट इज कॉल्ड एज लिटरल कंस्ट्रक्शन। पर इसमें और भी कुछ चीजें हमको पढ़ने की हैं जो हम अभी देखने वाले हैं, along with all the examples and case laws. So rule of literal construction, it is the cardinal rule, main rule। ज्यादातर जगह यही रूल लगता है जब भी आपको इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ज्यादातर जगह क्या रहता है? ग्रामेटिकल रूल्स लगा लो आप। इंग्लिश है, इंग्लिश का मीनिंग निकाल लो और मीनिंग निकाल के सिंपल जो भी उसका अर्थ आ रहा है वो कंक्लूड कर दो। सो इट इज द कार्डिनल रूल। कार्डिनल का मतलब होता है मेन, ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट वर्ड्स, शब्दों को भी, sentences and phrases of a statute should be read in their ordinary meaning, ordinary, natural and grammatical meaning, so that they may have effect in their widest amplitude। ऐसा मीनिंग दोगे आप जो मीनिंग सब लोग मानते हैं, ऑर्डिनरी मीनिंग। ऑर्डिनरी का क्या मतलब है? जो नॉर्मल लोगों को समझ में आता है वो मीनिंग आप दोगे। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कल चलकर बोलूंगा कि सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं, कोई सिक्योरिटी नहीं रह गई, सो सिक्योरिटी का क्या मतलब निकालोगे आप? सिक्योरिटी का मतलब निकालोगे आप सेफ्टी। सो ये आप क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि ये जनरल मीनिंग है। सिक्योरिटी का मीनिंग सेफ्टी होता है। जनरल रूल ये है कि सिक्योरिटी का मतलब होता है सेफ्टी, सिक्योर लगना चाहिए हमको, कि हम अगर कहीं पे है तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए हमारे साथ कुछ गलत होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी। पर वहीं अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, सो कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सो यहां पे तो आपका मीनिंग बदल जाता है, शेयर्स, डिबेंचर्स। सो फिर ये रूल हम कैसे लगाएंगे? सो वही हमको अभी जानना है कि सिक्योरिटी के मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। सोचो आप तीसरा कोई एक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें प्लेज आया, प्लेज में आपने सिक्योरिटी पढ़ा। अब यहां सिक्योरिटी का मतलब तो अलग हो गया, कोई चीज एज अ सिक्योरिटी रखी गई है, सो ये अलग हो गया। तो एक ही मीनिंग के बहुत मीनिंग हो सकते, बहुत सारे, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। यहां पे हम कौन सा मीनिंग देते हैं? जो ऑर्डिनरी माना जाता है, जो सब लोगों को पता है, ऐसा मीनिंग, ऑर्डिनरी, नेचुरल, ग्रामेटिकल मीनिंग। सो दिस इज द जनरल रूल। ठीक है। सो ऐसा मीनिंग देना है विच इज द ऑर्डिनरी मीनिंग, नेचुरल मीनिंग और ग्रामेटिकल मीनिंग, सो दैट दे मे हैव द इफेक्ट इन देयर वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। सब चीजें, ज्यादा से ज्यादा चीजें वो कवर करें। At the same time, the elementary rule of construction has to be borne in mind that words and phrases of technical nature, technical nature means क्या? अगर आप कोई टेक्निकल एक्ट पढ़ रहे हैं,
कोई स्पेसिफिक एक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो यहां पे फिर आप जब टेक्निकल एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें जो मीनिंग आएगा वो टेक्निकल आएगा, फिर आप जनरल मीनिंग नहीं देंगे, ठीक है। सो आर प्राइमा फेसी यूज्ड इन देयर टेक्निकल मीनिंग, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, आपको लिखना कैसे है, कौन कौन से पॉइंट्स लिखना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप वो मार्क करके रख सकते हैं। सो अभी आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इनको पॉइंट वाइज लिखो, और पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो गलतियां नहीं होगी। सो पॉइंट वाइज लिखना है, ध्यान रखना क्या क्या पॉइंट आना चाहिए। So technical nature are prima facie used in their technical meaning if they have any, and otherwise in their ordinary popular meaning, ठीक है। अगर आप टेक्निकल कोई एक्ट पढ़ रहे हैं तो फिर टेक्निकल मीनिंग लोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल सा एक्ट है तो फिर आप वहां पे उसका नॉर्मल मीनिंग ही लोगे। जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी तो सिक्योरिटी का मतलब होगा वही सेफ्टी, लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटी का मतलब टेक्निकल सेंस में लोगे, ठीक है। सो कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करेगी। फिर अब यहां से आपको लिखना चालू करना है, ये होना चाहिए आपका फर्स्ट पॉइंट। सो व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज प्लेन, तो प्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज नहीं, वो अलग है। तो प्लेन यानी क्लियर, एक ही मीनिंग आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन टेक्स्ट। सो व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज प्लेन एंड अनएम्बिगियस, बिल्कुल क्लियर, एंड एडमिट्स ऑफ ओनली वन मीनिंग, एक ही मीनिंग निकल सकता है, सिंपल है, वही मीनिंग निकलेगा फिर। नो क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट अराइजेस। सो आपको कुछ करना ही नहीं है, वहां कोई कंक्लूजन नहीं निकालना, जो लिखा है लिखा है। द एक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, एक्ट खुद के लिए बोल रहा है, ये है, बस बात खत्म हो गई। सो द एक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो पहली चीज आपको लिखना है, ये रूल कब लगता है, ये रूल अप्लाई होता है व्हेन द स्टैट्यूट इज प्लेन एंड अनएम्बिगियस, मींस क्लैरिटी है, एक ही मीनिंग पॉसिबल है, देयर इज अ प्लेन टेक्स्ट। सो वो प्लेन टेक्स्ट जो है वो मीनिंग आप यूज करेंगे, ठीक है। सो ये पहला रूल है आपका। फिर दूसरा रूल, द मीनिंग मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन expressed intention of the legislature. A word which has a definite and clear meaning should be interpreted with that meaning only. So क्या लिखा है, a word which has a definite and clear meaning should be interpreted with that meaning only irrespective of its consequences. भले इससे कुछ गड़बड़ हो रही है, मीनिंग बदल रहा है, बट फिर भी आप वही मीनिंग उठाओगे जब प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट हो सकता है आपके एक्ट के जो मेन मकसद है उसको डिफीट कर रही है, पर फिर भी आप प्लेन टेक्स्ट ही उठाओगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सो लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। समझो आपका बहुत खर्चा हो रहा है, आप और आपकी फ्रेंड दोनों जन मिलके कहीं घूमने जाते हैं, कुछ है तो खर्चा बहुत होता है। अब आप लोगों ने कुछ रूल्स डिसाइड कर लिए, खर्चा कम करने को अपने को ये सब चीजें अवॉइड करना है। आपने रूल्स डिसाइड कर लिए कि अपने को देखो शॉपिंग अपन खत्म कर देंगे, शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, तुमको बहुत वैसे कपड़े हैं तुम्हारे पास और नहीं लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मूवी देखना अपन अवॉइड करेंगे। ये सब चीजें आपने ऐसे रूल्स बना लिए, ये आपका एक्ट का मेन पार्ट हो गया कि क्यों आपने कानून बनाया, खर्चा हो रहा था उसको बचाने के लिए। लेकिन उसने स्पेसिफिकली बोल दी कि मैं संडेज को शॉपिंग पे जाऊंगी, बात खत्म हो गई, क्लियर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, मैं संडेज को शॉपिंग पे जाऊंगी, बात खत्म। सो भले आपका एम क्या था, खर्चे कम करना, पर प्लेन टेक्स्ट है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, आपको वही मीनिंग देना है, ठीक है। सो ऐसा है, अ वर्ड विच हैज अ डेफिनेट एंड क्लियर मीनिंग शुड बी इंटरप्रेटेड विद दैट मीनिंग ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, इससे आपका अगर मेन एम जो था वो डिफीट हो रहा है तो भी यही मीनिंग दोगे आप, ठीक है। सो लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब ही है जब एम्बिग्यूटीज नहीं है तब आप ये यूज करोगे। फिर भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो गलत लिखा है, ये तो अपोजिट जा रहा है कानून के, बट फिर भी वही मीनिंग आप लोगे, ठीक है। सो व्हेन देयर इज अ प्लेन टेक्स्ट यू कैन नॉट ओवरराइड इट, ठीक है। सो ऐसा है। समटाइम्स ओकेजन में अराइज व्हेन अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू इंटरप्रिटेशन, जब आपको दो चॉइस करना है,
वर्ड्स हैं लेकिन उसमें चॉइस करना है। तो समटाइम्स, ये थर्ड पॉइंट है आपका, ठीक है। सो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जितने मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं उतने ही ध्यान रखो। समटाइम्स occasion may arise when the choice has to be made between two interpretations, one narrower, एक ऐसा इंटरप्रिटेशन जिससे नैरो मीनिंग निकलते हैं, एंड द अदर वाइडर और ब्रॉडर, ब्रॉड मीनिंग निकलता है। ऐसे केसेस में ब्रॉड मीनिंग आप दोगे, वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, वाइडर मीनिंग आप दोगे, ठीक है, जो ज्यादा चीजें कवर करे। In such a situation, if the narrower interpretation would fail to achieve the manifest purpose of the legislation, one should prefer the wider one. So wider interpretation लेना है आपको, ऐसे इंटरप्रेट करो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो सके। सो ये लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल बताता है, ठीक है। सो पहला पॉइंट है, जब प्लेन है, अनएम्बिग्यूअस है, तब आप ये रूल यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर प्लेन टेक्स्ट है तो आपको वही मीनिंग देना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो अगर क्लियर है तो वही मीनिंग देना है आपको। तीसरा रूल, अगर दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, एक वर्ड है बट उसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, तो ऐसे केसेस में आप वो वाला इंटरप्रिटेशन लेंगे जो उसको वाइडर मीनिंग देता है, जो उसको ज्यादा चीजों को कवर करने बोलता है, तो जिसमें ज्यादा चीजें कवर होती हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन आप लोगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, ये जो वाइडर मीनिंग है इसका एक एग्जाम्पल, एक सेक्शन पढ़े हमने, सेक्शन 102, याद है किसी को सेक्शन 102 क्या था? सेक्शन नंबर 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब भी कल की बात है, आप अभी थोड़े दिन पहले पढ़े थे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में, है ना, पढ़े थे हमने, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको एक इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। हमने देखा था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसमें हमने देखा था कि जो डायरेक्टर्स है उनको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। अगर आपने वर्ड्स पढ़े थे तो वर्ड्स ऐसा लिखा था, द नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज। अदरवाइज, अब ये जो अदरवाइज है इसको आप क्या मीनिंग दे सकते हैं? तो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इस अदरवाइज के। तो ये अदरवाइज यानी क्या, कितनी चीजें कवर करेगा? सो ये अदरवाइज को इतना वाइड मीनिंग दो कि ये सब चीजें कवर करे। लाइक मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है तो भी मैंने बताना है, मेरा फाइनेंशियली डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है बट मेरे भाई का इंटरेस्ट है, समझो एक पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाली है कंपनी, और यहां पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बट मेरा भाई है, उसके नाम से ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बेच रहा है कंपनी को। दिस शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज, क्योंकि अदरवाइज को आप वाइडर मीनिंग दो, वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सके। दिस इज वॉट इज सेड अबाउट द वाइडर मीनिंग, तो ये बताया गया है, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये जो वाइडर मीनिंग बोल रहे हैं, सो वाइडर मीनिंग मीन्स जब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके दो तीन मीनिंग हो सकते हैं, नैरो मीनिंग हो सकता है, वाइड मीनिंग हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आप उसको वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड में कवर करेंगे ताकि उसमें हर चीज आ सके। सो वही बोला है। So when we talk about the disclosure of the nature of concern or interest, financial or otherwise, of a director or manager of a company in the subject matter of the proposed motion, as referred to in section 102 of the Companies Act, we have to interpret in its broader sense, that any concern or interest containing any information and fact that may enable members to understand the meaning, scope and implication of the items of business and to take decisions thereon। हर वो चीज, भले मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट ना हो पर मेरे भाई की प्रॉपर्टी थी वो बेची जा रही है, तो वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। what is required is full and frank disclosure without reservation or suppression। कुछ चीज छुपाना नहीं है, सीधा सीधा सब चीज क्लियरली बता दो। as for instance, where a son or daughter or father or mother or brother or sister is concerned in any contract or matter। so भले फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं पर अदरवाइज के जो मीनिंग है, तो इसमें अगर जो डायरेक्टर है उसका लड़का है, उसकी लड़की है, उसके पिताजी है, उसकी माताजी है, उसके भाई है, उसकी बहन है, तो ये चीज भी बताना पड़ेगा।
is concerned in any contract or matter, the shareholders ought fairly to be informed. Ought means should be informed. ठीक है, तो ये ओल्ड इंग्लिश है. ओल्ड इंग्लिश में ought to be informed बोला जाता था. So ought means should be. So shareholders should fairly be informed of it and the material facts disclosed to them. Here, a restricted, narrow interpretation would defeat the very purpose of the disclosure. अगर सिर्फ मेरा इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने बोलेंगे, so that will be very narrow, और फिर ये डिफीट कर देगा the purpose of the section. ठीक है, और इसीलिए वाइडर मीनिंग आपको देना है. एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं लिखना है. ये जो एग्जाम्पल है आपको लिखने की जरूरत नहीं है. अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो बात और है, नहीं तो अगर आपको बोला जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, तो आपको जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट जब लैंग्वेज प्लेन है तब यूज करोगे, अनएम्बिगियस है तब यूज करोगे. सेकेंड पॉइंट, भले ही मीनिंग बदलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, आप वही मीनिंग लोगे जो क्लियर लिखा है. ठीक है, व्हेन देयर इज नो एम्बिगिटी तब. फिर दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, एक नैरोअर एक वाइडर. यू विल टेक द वाइडर इंटरप्रिटेशन. फिर फर्दर द फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस आर टू बी कॉन्स्ट्रूड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर. अब ये तो सिंपल है. वेयर द लैंग्वेज इज प्लेन एंड एडमिट्स ऑफ ओनली वन मीनिंग, एक ही मीनिंग है, देयर इज नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन की बात ही कहां रह गई, आप सीधा सीधा जो मीनिंग है वो ले लो. So, and only that meaning is to be enforced even though it is absurd or mischievous. भले ही उसका मीनिंग बदल रहा है, उससे आपके कानून में कुछ जो बोलना चाह रहे थे उससे अपोजिट हो रहा है, बट फिर भी आप वही मीनिंग लोगे. ठीक है, सो वही है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर दिया ही है मैंने कि irrespective of its consequences आप वही मीनिंग लोगे जो क्लियर लिखा है, when there is no ambiguity. So ये कब लगता है, where the language is plain and admits of one meaning, एक ही मीनिंग है, there is no room for interpretation and only that meaning is to be enforced even though it is absurd or mischievous. भले ये absurd है, भले ये गड़बड़ लग रहा है, बट फिर भी आप वही मीनिंग दोगे. The maxim being absolute sentential expositor non indigent. So absolute sentential expositor non indigent, ये indigent है वैसे, indigent. ठीक है, इसको ठीक कर लो. ठीक है, तो इंडिजेंट भी दिखेगा आपको वैसे, बट जनरली वैसे एक्चुअल वर्ड इंडिकेट होना चाहिए वो. ठीक है, सो ऐसा है. सो एब्सोल्यूट सेंटेंशियल एक्सपोजिटर नॉन इंडिकेट, दैट मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है कि जब सिंपल प्रेपोजिशन है, क्लियर वर्ड है, तो नो इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड. क्लियरली जो लिखा है वो मानो, सीधा लिखा है ना वही मानो फिर. ठीक है, सो वही दिया है, which means a simple preposition needs no expositor. When you have the plain words capable of only one interpretation, no explanation to them is required. So इसको हम बोलते हैं absolute sentential expositor non indicate. तो ये वर्ड्स अगर आप लिखते हैं, ऐसे वर्ड्स दिखेंगे आपको जो कि थोड़े हैरी पॉटर के स्पेल टाइप दिखेंगे, बट ये आपको लिखना है. ठीक है, ये अगर आप लिखेंगे ना अपने आंसर में तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे. तो 4 चांद ऐसे लग जाएंगे उसमें. एक चांद नहीं लगना चाहिए पूरा गोल वाला, सो वो कभी मत लगाना पेपर में. सो 4 चांद लगेंगे तो अच्छी बात है. सो ऐसे वर्ड्स, और ये कोई भारी नहीं है, आपको लगेंगे सर इतना भारी एब्सोल्यूट सेंटेंस तो भारी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं. शुरू में लगता है, पढ़ोगे आप, अभी तो पहली बार देख रहे हो ये वर्ड्स को, धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा. आप देखो अभी बचपन में जो पढ़े थे वर्ड्स कितने आसान लगते हैं. वॉइड एब इनिशियो, उस टाइम पे लगता था अरे क्या है वॉइड एब इनिशियो. फिर उसके बाद पढ़े आपने नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, तो ऐसे सब वर्ड पढ़ चुके हो, ये भी बहुत आसान हो जाएंगे. तो एब्सोल्यूट सेंटेंशियल एक्सपोजिटर नॉन इंडिकेट, दैट मीन्स व्हेन देयर इज अ प्योर सेंटेंस, क्लियर सेंटेंस, सो कोई उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियरली दिया है तो वैसा का वैसा मान लो. ठीक है, सो ऐसा है. This was emphasized in no uncertain terms by the Supreme Court in case of SS Railway Company versus Workers Union. So एक केस दिया है आपको, केस याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इनफैक्ट ये भी नहीं लिखना है. ये जो वर्ड्स लिखोगे ना आप, ये वर्ड्स कहां पे लिख दोगे आप, तो ये वर्ड्स आप लिखोगे इसके साथ में. ठीक है, यहां पे आप लिख दोगे हो. ठीक है, फिर
क्या बताया था, व्हेन इट इज स्टेटेड दैट कोर्ट शुड गिव अ लिटरल मीनिंग टू द लैंग्वेज यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर, लिटरल मीनिंग देने बोला है तो वही मीनिंग देना है, अनलेस द लैंग्वेज इज एम्बिगियस, एम्बिगियस है तो बात और है, लेकिन अगर एम्बिगियस नहीं है तो वही मीनिंग देना है आपको। So, unless the language is ambiguous or its literal sense gives rise to any anomaly or results in something which may defeat the purpose of the act, it is the duty of the court to give effect to the intent of the legislature, and in doing so, its first reference is to the literal meaning of the words employed. ठीक है, सो लिटरल मीनिंग आपको यूज करना है ज्यादातर जगह, भले ही उससे आपका शायद हो सकता है कि मेन एम जो था वो डिफीट हो रहा है, बट फिर भी वही यूज करना है आपको। ठीक है, सो ये बोलता है आपका लिटरल इंटरप्रिटेशन। सिमिलरली, when a matter which should have been provided in the act but has not been provided, so it cannot be supplied by the courts। ठीक है, सो इन सिंपल टर्म्स कोर्ट कानून बना नहीं सकता। याद करो अभी कुछ दिन पहले, रोज रोज ही वैसे मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, कानून बनाने का काम किसका है, अब तो आपको ये रट गया होगा। सो पार्लियामेंट का काम है कि कानून बनाया जाए, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का, जुडिशरी का क्या काम है, इनका काम है सिर्फ इंटरप्रीट करना, इंटरप्रीट करने का काम इनका है, और कानून बनाने का काम इनका है। तो अल्टीमेटली अगर कोर्ट कोई वर्ड्स इंक्लूड करना चालू कर देगा, समझो वो ऐसा मीनिंग देना चालू कर देगा जो कानून में लिखा ही नहीं था, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, और इसीलिए कोर्ट कभी भी अपने तरफ से इसमें कोई वर्ड्स इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, सो कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते, कुछ इंक्लूड भी नहीं कर सकते, भले मीनिंग थोड़ा बदलता है तो भी आपको वही मीनिंग देना पड़ेगा। सो वही पॉइंट यहां लिखा है, व्हेन अ मैटर विच शुड हैव बीन, जो होना चाहिए था, आपको भी लग रहा है अरे यार कानून में तो ऐसा लिखा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिखा है। सो व्हेन अ मैटर विच शुड हैव बीन बट हैज नॉट बीन, होना चाहिए था पर नहीं दिया, प्रोवाइडेड फॉर इन द स्टैट्यूट, कैन नॉट बी सप्लाइड बाय कोर्ट्स, कोर्ट वो चीज नहीं कर सकते, कोर्ट सिर्फ इंटरप्रीट करेगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कोर्ट अपने तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर सकता, कोर्ट अपने तरफ से कोई चीज निकाल नहीं सकता। ठीक है, सो वही है, एज टू डू सो, अगर वो ऐसा करेगा तो इट वुड अमाउंट टू लेजिस्लेशन, तो ये तो कानून बनाना हो गया, एंड वुड नॉट बी कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रीट करना नहीं हुआ। बट कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, लेजिस्लेशन ये काम किसका है, ये काम है पार्लियामेंट का। ठीक है, संसद का, और इसीलिए कोर्ट कभी भी चीजों को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता, अगर कानून में कोई चीज नहीं लिखी है तो वो कुछ नहीं बोल सकता, वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं यार ये तो होना चाहिए था और लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट को एक अधिकार होता है, कोर्ट डिसीजन तो पास कर देगा बट रिकमेंड करेगा सरकार को कि देखो ये करो, वो रिकमेंड करेगा, कानून बनाना है तो ये इसके ऊपर भी कानून बनाना चाहिए, फिर वो सरकार वो ड्राफ्ट बनाएगी और वो संसद में पेश होगा, फिर संसद कानून बनाएगा, पर अल्टीमेटली कानून बनाना ये जो है ये काम है सिर्फ पार्लियामेंट का। इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत पहले का है, जब आप थे भी नहीं उस जमाने का केस है, तो बहुत सारे केसेस हम उस जमाने के ही पढ़ रहे हैं, बट अभी एक याद आया है तो मैं बता देता हूं। क्या हुआ था, एक बार की बात है, अभी आपको पता है जीएसटी लगता है, इसके पहले लगता था वैट, और उसके भी पहले लगता था सीएसटी, वैट भी नहीं था, उसमें लगता था सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स और सीएसटी दो चीज थी। तो स्टेट के सेल्स टैक्स होते थे, अलग होते थे, और सेंट्रल सेल्स टैक्स होते थे, और उसके भी पहले सिर्फ स्टेट के टैक्स थे, सिर्फ सेल्स टैक्स था। क्या हुआ था, एक जमाने का केस है, बहुत पहले का है, बॉम्बे से एक व्यक्ति ने कोई गुड्स सेल किया, बॉम्बे में था वो, उसने ये सेल किया कहां पे, तो दिल्ली में। अब क्या हुआ, यहां पे कानून के हिसाब से बॉम्बे में उसने टैक्स भरा, बॉम्बे की जो उस टाइम पे बॉम्बे भी स्टेट वगैरह में ही आता था, सो उसने यहां पे टैक्स भर दिया। अब
दिल्ली वाले बोले यार हमारे यहाँ पे सेल हुआ है, हमको भी तुमने सेल्स टैक्स भरना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स टैक्स भरा, यहाँ पे भी सेल्स टैक्स मांगा गया। और जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला यस, सेल्स टैक्स तो यहां भी लगेगा क्योंकि यहां से सेल हुआ है, यहां भी लगेगा क्योंकि यहां पे भी सेल हुआ है। अब कोर्ट ने बोला देखो ये गलत है वैसे, कि दो जगह टैक्स लग रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे टैक्स लग गया तो ये दूसरे व्यक्ति को फिर से टैक्स क्यों दूसरी जगह पे फिर से टैक्स क्यों लगना चाहिए? तो ये होना नहीं चाहिए। पर देखो कानून में लिखा है, हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करके यही लग रहा है कि यहां भी टैक्स लगेगा और यहां भी लगेगा। और तब कोर्ट ने रिकमेंड किया कि इसलिए एक ऐसा कानून होना चाहिए अलग से, जो इंटर स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसके लिए अलग टैक्स लगे। सो इंटर स्टेट में ऐसा टैक्स ना लगे। और फिर लेके आए थे इन्होंने सीएसटी एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो पहले सेल्स टैक्स स्टेट के ही होते थे, फिर सीएसटी लाया गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सो ये भी कोर्ट के बोलने पे लाया गया था। सो बहुत पहले की बात है। सो उसके बाद तो बहुत चेंजेस हो चुके हैं, उसके बाद वैट आ गया था, फिर अभी जीएसटी पढ़ रहे हो आप। बट सीएसटी लाने का मेन मकसद ये था। और ये भी कब लाया था? जब कोर्ट ने बोला था, कोर्ट ने बोला था ये गलत है, पर हम कुछ नहीं कर सकते, कानून जो है उस पर आपको टैक्स तो दोनों जगह भरना है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि इसके ऊपर एक अलग कानून बनाया जाए। और फिर वो कानून बनाया गया बाय द पार्लियामेंट। सो कोर्ट कानून नहीं बना सकता। तो ये केस बताने का मेरा एम ये है कि आपको पता रहे कोर्ट कानून नहीं बना सकता, कानून बनाने का पावर किसको है? पार्लियामेंट को है। ठीक है, सो पार्लियामेंट बना सकता है कानून। सो एक और केस दिया आपको यूपी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। सो इसमें क्या हुआ था? सेक्शन 71 ऑफ द यूपी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट प्रोवाइडेड दैट अ बोर्ड में डिसमिस अ सेक्रेटरी। तो देखो ये ध्यान से सुनो, मैं आपको यहीं पे बना के बता रहा हूं, सो आप बना सकते हैं साथ साथ में। सो एक यूपी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट है, आपको कोर्स में नहीं है, बट इसके केस आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में आप सिर्फ ऊपर जो 4-5 पॉइंट बताया ना वही लिखना है आपको। ठीक है, सो ये सब अब हम आगे उस पर डीप में जा रहे हैं, बट आपको एग्जाम में कितने लिखना है? सो ये पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, और यहां पे सिर्फ ये पॉइंट। सो बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड पॉइंट में कवर हो गया। तो एब्सोल्यूट सेंटेंशियल एक्सपोजिटर नॉन इंडिकेट ये लिखना है। फिर ये चौथा पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपका ऑलरेडी सेकेंड पॉइंट में कवर हो गया है। ठीक है, सो ऐसा है। सो यूपी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, इसमें क्या हुआ था? इसमें यह लिखा था कि अगर बोर्ड चाहे तो बोर्ड एक सेक्रेटरी को डिसमिस कर सकता है। चलो मैं अलग से ही बना देता हूं इसका। सो क्या बोला था कि बोर्ड अगर चाहे तो बोर्ड एक सेक्रेटरी को डिसमिस कर सकता है। एक बोर्ड है, यूपी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है, ये जो सेक्रेटरी यहां पे अपॉइंटेड है, इसको डिसमिस करने का पावर है, डिसमिस किया जा सकता है। पर बोला गया था डिसमिस करने के साथ ही ये रेजोल्यूशन पास करेगा बोर्ड कि हम इसको निकाल रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं। साथ में ये चीज को अप्रूव करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट कंसर्न है। सो गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना था। ठीक है, सो इन लोगों ने डिसमिस कर दिया और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे, फिर ये बाहर हो जाएगा। अब जब तक कि ये चल रहा है, एक और पावर था बोर्ड को। बोर्ड क्या बोल सकती थी कि अभी जब तक कि डिसमिसल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इस पे हाँ नहीं बोलेगी, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, तब तक के कंप्लीट नहीं होगा। तो एक पावर और था कि यहां पे अगर बोर्ड चाहता है तो बोर्ड इसको सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क है, डिसमिस इन्हें निकाल देना पूरी तरह, सस्पेंड इन्हें कुछ टाइम के लिए रोक दिया। सो दो सेक्शन थे, एक सेक्शन 71 और दूसरा सेक्शन 90।
दो सेक्शन, सेक्शन 71 क्या बोलता था? सेक्शन 71 बोलता था कि बोर्ड में डिसमिस इट्स सेक्रेटरी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विच इन सर्टन केसेस रिक्वायर सैंक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ता था। साथ में सेक्शन 90 था ऑफ द सेम एक्ट, उसी कानून का, जो बोलता था पावर टू सस्पेंड द सेक्रेटरी पेंडिंग इंटर एलिया द ऑर्डर ऑफ एनी अथॉरिटी हुज सैंक्शन वाज नेसेसरी फॉर डिसमिसल। तो जब तक के ये ऑर्डर नहीं आता गवर्नमेंट का, तब तक के इसको हम सस्पेंड भी कर सकते हैं। अब सरकार को लगा यार ये गलत है, सरकार ने क्या किया, कानून को बदला, और बदल के क्या बोला कि बोले जब तक के डिसमिसल कंप्लीट नहीं होगा, यानी जब तक के गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी तब तक तो ठीक है, पर गवर्नमेंट के अप्रूवल देने के बाद भी सेक्रेटरी को एक अधिकार था कि वो केस फाइल कर सकता है कि मैंने गलत नहीं किया, मुझे जबरदस्ती निकाला जा रहा है। और कानून बदला गया, सेक्शन 71 जो था ये चेंज किया गया, ठीक है। और ये दूसरा जो है, ये दूसरा सेक्शन 90 है। सेक्शन 90 बोलता है सस्पेंड कर सकते हैं और 71 बोलता है डिसमिस कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, सेक्शन 71 बोलता था डिसमिस कर सकते हैं और बाद में गवर्नमेंट की परमिशन लेना। बाद में क्या किया इन्होंने, सेक्शन 71 को बदला और बोला कि अगर सेक्रेटरी अपील पे जाता है, अपील पे जा सकता है वो, तो उसको आप निकाल नहीं सकते, वो डिसमिस नहीं होगा। अगर वो कोर्ट चला जाता है, ऊपर की अथॉरिटी चला जाता है अपील करने, तो जब तक के ऑर्डर पास नहीं होता अपील खत्म नहीं होती। या फिर अगर नहीं भी जाता है तो समझो 30 डेज उसके पास है अपील पे जाने का, तो जब तक ये टाइम पूरा नहीं होता तब तक आप इसको डिसमिस नहीं कर सकते। सो ये चीज लिख दी गई कि वो तब तक ऑफिस आ सकता है। पर साथ में इन्होंने क्या करना चाहिए था, इन्होंने साथ ही साथ सेक्शन 90 भी अमेंड करना चाहिए था। सेक्शन 90 को बदल के लिखना चाहिए था कि उसको सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता जब तक कि ये पीरियड कंप्लीट नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये लिखना भूल गए। कानून में सेक्शन 71 को तो अमेंड कर दिया पर 90 को अमेंड नहीं किया। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सेक्शन 71 बोलता था डिसमिस कर सकते हैं सेक्रेटरी को बोर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और फिर लोकल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेना है, और जब तक अप्रूवल पेंडिंग है तब तक सस्पेंड कर सकते हैं। बाद में सरकार को लगा कि ये गलत है इसको ऐसे निकालना, तो इसीलिए एक अधिकार था कि वो अपील पे जा सकता है, और इन्होंने सेक्शन 71 चेंज किया और बोला कि वो डिसमिस नहीं होगा जब तक कि अपील का उसके पास टाइम है, या अपील पे गया है और अपील पेंडिंग है, तब तक वो डिसमिस नहीं होगा। साथ ही साथ उनको सेक्शन 90 बदलना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं बदला। अब क्या किया बोर्ड ने सेक्रेटरी को निकाल दिया, पर सेक्रेटरी अपील पे जा रहा है और बोर्ड ने बोला ठीक है तुम जाओ अपील पे, हम तुमको सस्पेंड कर देते हैं, तो उसको निकाल ही दिया अल्टीमेटली। अब कानून बनाने का जो बदलाव लाया था उसका मकसद ही फेल हो गया। लाया क्यों था बदलाव, कि जब तक कि ये टाइम नहीं जाता तब तक वो ना निकाला जा सके, पर ये बदला आपने, ये बदलना भूल गए, और इसीलिए ये अमेंडमेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं बचा, ये अमेंडमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और इसीलिए यहां पे कोर्ट ने भी ये बोला कि ये बहुत दुर्भाग्यवश है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब ये बदला गया साथ ही साथ ये भी बदलना चाहिए था, पर ये बदलना भूल गए, और इसीलिए बोर्ड जो कर रहा है वो सही है। भले आप डिसमिस नहीं कर सकते हो यहां तक, पर सस्पेंड करने का पावर अभी भी है। भले ये गलत है, बट हम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून में यही लिखा है, ठीक है। सो देखो ये इतने गहरे केसेस है ना, अगर आप डायग्राम्स वगैरह नहीं बनाओगे, मैं समझा के नहीं बताऊंगा तो समझना मुश्किल है, ठीक है। सो बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में बट समझना चाहिए, ठीक है। सो एग्जाम में ये सब लिखने का नहीं है, सिर्फ ध्यान रखो चीजें। सो देखो कहां तक पढ़े थे, चलो पूरा बता रहा हूं। सो सेक्शन 71 ऑफ यूपी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट था, वो बोलता है कि बोर्ड डिसमिस कर सकता है सेक्रेटरी को बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, और कुछ केसेस में जिसमें लोकल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना चाहिए। सेक्शन 90 ऑफ द सेम एक्ट बोलता है कि जब तक कि उसको डिसमिस नहीं किया तब तक सस्पेंड किया जा सकता है, जब तक उसकी पर्टिकुलर सैंक्शन नहीं मिलती तब तक आप निकाल सकते हैं। सेक्शन 71 ऑफ द एक्ट वाज अमेंडेड, तो सेक्शन 71 बदला गया इन 1931।
and it then provided that a resolution for dismissal was not to take effect till the expiry of the period of appeal. तो जब तक अपील का टाइम है तब तक वो निकाला नहीं जा सकेगा, और टिल द डिसीजन ऑफ अपील, अगर अपील पे गया है तो जब तक डिसाइड नहीं होता फाइनल तब तक उसको नहीं निकाल सकते। इफ इट वॉज सो प्रेजेंटेड, अगर अपील की है तो अपील जब तक नहीं निपटेगी तब तक निकाल नहीं सकते। हाउएवर सेक्शन 90 of the act was not correspondingly amended. The Supreme Court observed that it was unfortunate, ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है, दुर्भाग्यपूर्ण है, that when the legislature came to amend the old section 71 of the act, it forgot to amend section 90 in conformity with the amendment of section 71, और सेक्शन 71 का अमेंडमेंट कोई काम का ही नहीं बचा। सो देखो, भले यहां पर्पस ऑफ लॉ डिफीट हुआ बट फिर भी कोर्ट ने वही मीनिंग दिया, क्योंकि ओनली वन मीनिंग इज पॉसिबल। So, the court, however, emphasized that while no doubt it is the duty of the court to try and harmonize the various provisions of the act passed by the legislature, it is certainly not the duty of the court to stretch the words used by the legislature to fill in gaps or omissions. So, कुछ नहीं लिखा है तो हम assume नहीं करेंगे, ठीक है, in the provisions of an act. So, ऐसा है। सो काफी इंटरेस्टिंग सा केस है। सो यूपी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आपको एग्जाम में पूछने के चांस न के बराबर है, बट ये आप सेल्फ सोचोगे तो सेल्फ नहीं हो सकती ये चीजें, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको यूपी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट है, और आप पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड्स के डिफरेंस नहीं समझेगा, आपको लगेगा सर एक ही तो बात बोल रहा है, डिसमिस, सस्पेंड। ये जब तक आप वर्ड्स के डिफरेंस नहीं समझते ना तब तक ये केसेस समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो ये हर वर्ड पे एक फर्क होता है, हर वर्ड पे कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ता है, तो डिसमिस वर्ड अलग है, सस्पेंड वर्ड अलग है, ठीक है। सो ऐसा है। फिर अगला रूल, इसी रूल का अगला पॉइंट, वर्ड्स यूज्ड इन द पॉपुलर सेंस। सो वही है कि आप जब तक के एक जनरल एक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे मीनिंग देंगे जो कि पॉपुलरली दिए जाते हैं। इस पे भी कुछ केसेस हैं, देखेंगे। वर्ड्स यूज्ड इन पॉपुलर सेंस, इन होना चाहिए, इन डीलिंग विथ मैटर्स, नहीं मैटर्स होना चाहिए, मैटर्स रिगार्डिंग द जनरल पब्लिक, statute is presumed to use the word in the popular sense, ठीक है, तो statutes are presumed to use the words in their popular sense, but to deal with the particular business or transactions, words are presumed to be used with their particular meaning in which they are used and understood in that particular business. So अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई एक टेक्निकल एक्ट पढ़ रहे हैं, सो टेक्निकल मीनिंग दोगे, नहीं तो जनरल मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, वाइडर मीनिंग दोगे आप। However, words in the statutes are generally construed in their popular meaning and not their technical meaning. ये एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। सो ये भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज लिखना है आपको। सो ऊपर मैंने पॉइंट 4 मार्क किया था, ये पॉइंट नंबर 5, ठीक है। इट इज द जनरल रूल दैट ओमिशंस आर नॉट लाइकली टू बी इन्फर्ड। ओमिशंस हो गया, कुछ छूट गया तो अपन अपने मन से अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। नथिंग इज टू बी एडेड और टेकन अवे फ्रॉम द स्टैट्यूट, कुछ भी कानून से आप हटा नहीं सकते या उसमें कुछ डाल नहीं सकते, unless there are some adequate grounds to justify the interference that the legislature intended something which it omitted to express. आगे क्या दिया है, तो वही है, it is wrong thing to add into an act of parliament words which are not there, and in the absence of the clear necessity it is a wrong thing to do. If a case has not been provided for in the statute, अगर कानून में कुछ चीज नहीं लिखी है, यहाँ कॉमा होना चाहिए, it is not to be dealt with merely because it seems to be no good reason why it should have been omitted. So भले हमको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये चीज होना चाहिए था, नहीं लिखा है, तो भी आप अपने मन से उसको नहीं डालोगे, ठीक है। एंड द ओमिशन अपीयर्स टू बी कॉन्सिक्वेंशली अनइंटेंशनल, भले गलती से छूट गया होगा वो, बट फिर भी आप उसको नहीं इंक्लूड कर सकते। फिर
Reasonable corrections are not to override the plain terms of the statutes. The construction that will render ineffective any part of the language of statute will normally be rejected. ठीक है, तो कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकल के आना चाहिए। एक और ऐसा ही एग्जांपल दिया है। एक कानून था जिसमें लिखा था कि आप अगर एक अपील पे जाते हैं एक पर्टिकुलर सेशंस कोर्ट में, आप अपील पे गए एक सेशंस कोर्ट में, कोर्ट होते हैं, सो सेशंस कोर्ट एक पर्टिकुलर कोर्ट है, आप मान सकते हैं, जैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेबर कोर्ट वगैरह ऐसे टाइप के, तो सेशंस कोर्ट। ठीक है, अब सेशंस कोर्ट में आप गए, समझ लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब आप वो सेम चीज वहां हार गए तो आप क्या करोगे? आप बड़े कोर्ट में जाओगे, आपको ऊपर के कोर्ट में जाना पड़ता है। आप अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गए तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ऐसा होता है क्या एक कोर्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ? सो नहीं, अपील कभी भी ऊपर वाली अथॉरिटी में होती है। पर एक कानून था जिसमें लिख दिया था कि अगर आप एक सेशंस कोर्ट में हार गए तो आप दूसरे सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब ये जो है अपील करने का पावर, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, पर कानून में लिख दिया ना, भले ही गलती से लिखा होगा बट ये कानून बन गया। तो कोर्ट ने ये भी बोला, फॉर एग्जाम्पल, if an act plainly gave a right to appeal from one court of quarter session, so sessions court, to another, so एक सेशंस कोर्ट से आप दूसरे सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। It was held such a provision though extraordinary and perhaps an oversight, भले गलती से हो गया, छूट गया होगा, could not be eliminated, बट लिखा है ना तो वो सही हो गया। ठीक है, सो कोर्ट इसको चेंज नहीं कर सकता, जैसा लिखा है वैसा मानना पड़ेगा। ठीक है, सो ये है लिटरल इंटरप्रिटेशन। कुछ एडिशनल केसेस दिए हैं, देख लेते हैं, फिर हम रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पे चर्चा करेंगे, और डाउट्स होंगे तो डाउट्स पहले देख लेंगे। एडिशनल केसेस, इन अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वेदर द सेल ऑफ बीटल लीव्स, एक केस हुआ था सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स में बोला गया था बीटल लीव्स पे सेल्स टैक्स लगेगा। एक कोई पान वाला था, पान वाले ने देखा अरे बीटल लीव्स पे सेल्स टैक्स लगेगा क्या, तो उसने देखा, बॉटनी की बुक उठाया उसने, बॉटनी की बुक उठाया और उसने देखा बीटल लीव्स यानी क्या। उसने बोला बीटल लीव्स, ये बीटल लीव्स थोड़ी है, अपन जो पान खाते हैं वो बीटल लीव्स थोड़ी है। एक्चुअल में ये सेल्स टैक्स में क्या लिखा था, बीटल लीव्स यानी जो पान आप जो खाते हैं नॉर्मल पान का बीड़ा, उस पे सेल्स टैक्स लगाया था। अब वो जो व्यक्ति था, जो पान वाला था, वो ज्यादा होशियार निकला, उसने बॉटनी की बुक लेके आया और बोला ये बीटल लीव तो ये होता है, ये जो पान है मेरा ये बीटल लीव नहीं है, ये तो नहीं, ये कुछ और है। तो आप देखो बॉटनी की बुक में क्या लिखा है, देखो ये बीटल लीव नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कोर्ट में केस गया, सरकार बोली देखो सेल्स टैक्स में लिखा है स्पेसिफिकली बीटल लीव जो है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, लेकिन ये साहब बोल रहे हैं कि नहीं ये बीटल लीव नहीं है, तो बता दो इनको कि ये बीटल लीव्स है। कोर्ट ने देखा बॉटनी की बुक, बोला कि हाँ तुम सही हो पान वाले, ये सही है कि ये बीटल लीव नहीं है, पर जनरली बीटल लीव किसको मानते हैं अपन, ज्यादातर लोगों को आप बीटल लीव बोलोगे तो क्या होगा, सो बीटल लीव मीन्स पान का बीड़ा, तो वो जो पान का बीड़ा रहेगा, पान रहेगा, उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। आप कोई टेक्निकल एक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं। सो कोर्ट ने उसको समझाया कि ये कोई बॉटनी का एक्ट नहीं है, ये कोई डॉक्टर्स वगैरह का एक्ट नहीं है कि आप उसका बॉटनिकल मीनिंग निकालो। सो इसमें बॉटनिकल मीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पे आप पॉपुलर मीनिंग यूज करोगे। पॉपुलर मीनिंग मीन्स अगेन वही जो ज्यादातर लोगों को पता है। सो बोला गया कि यस ये बीटल लीव मानी जाएगी और इसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वही दिया है, इन अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट whether the sale of betel leaves was subject to sales tax. In this matter, Supreme Court held that betel leaves could not be given dictionary, technical or botanical meaning when the ordinary and natural meaning is clear and unambiguous. Being the word of everyday use, सब लोग इसी को betel leaf मानते हैं. It must be used and understood in its popular sense
बाय विच पीपल आर कन्वर्जेंट मीन्स उनको पता है, दे आर नॉलेजेबल विथ इट, एज ऑल्सो द मीनिंग विच द स्टैट्यूट डीलिंग विद द मैटर वुड एट्रीब्यूट टू इट, देयरफॉर द सेल ऑफ बीटल लीव्स वाज लायबल टू सेल्स टैक्स। ठीक है, सो राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर का केस है। ठीक है। तो कमेंट आ रहे हैं, विवेक बोल रहे हैं पान वाले का पत्ता कट गया। अजित बोल रहे हैं चूना भी लगा गए पान वाले को। ठीक है, करते हैं लोग। एक और केस है, देखो। ये एडिशनल केसेस है, लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए दिया है आपको। इन कॉन्स्ट्रुइंग इन इंटरप्रिटिंग इन कॉन्स्ट्रुइंग ऑफ द आंध्र प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स रूल्स, द वर्ड लाइफ स्टॉक्स। अब लाइफ स्टॉक का क्या मतलब होता है? सो लाइफ स्टॉक यानी जो अपन गाय बैल भेड़ ये सब है, इनको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, मीन्स ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स विच विल इंक्लूड विल नॉट इंक्लूड चिक्स। ठीक है, तो क्या बोल दिया इसने? आंध्र प्रदेश का जब जनरल सेल्स टैक्स रूल्स इंटरप्रीट कर रहे थे तो बोला कि लाइफ स्टॉक जो है, लाइफ स्टॉक में हर डोमेस्टिक एनिमल आते हैं, बट इट विल नॉट इंक्लूड चिक्स। चिक्स यानी चिक यानी चिकन। ठीक है, तो चिक्स नहीं कवर होंगे इसमें। ठीक है, सो इन्होंने बोल दिया कि चिक्स इसमें नहीं कवर होंगे। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है? गाय बैल भेड़ बकरी ये सब चीजें लाइफ स्टॉक में आएगी, ये चिकन विकन ये सब लाइफ स्टॉक में नहीं कवर होगा। वैसे लाइफ स्टॉक को हम बोल सकते हैं कि लाइफ स्टॉक यानी जो जो जीवित चीज है वो सब लाइफ स्टॉक है। बट यहां पे कोर्ट ने बोला नहीं, आप जो जनरल रूल है वो मानेंगे। सो लाइफ स्टॉक मीन्स ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स will not include chicks construing in the popular sense, although in literal sense animal refers to any and every animate object। सब जीवित चीजें इसमें कवर होती है as distinct from inanimate object। बट यहां पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, जब हम लाइफ स्टॉक बोलेंगे तो उसमें चिक्स कवर नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा है। और एक एग्जांपल दिया है आपको, वर्ड ऑप्टेन। ऑप्टेन का मतलब क्या होता है? ऑप्टेन का मतलब होता है कुछ फोर्स से, फोर्सफुली कुछ हम जब लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टेन करना। आई हैव ऑप्टेन्ड दिस, मुझे ये प्राप्त हुआ, मैंने ये लिया। सो लेना। सो ऑप्टेन यानी जब एक फोर्सफुली कोई चीज हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं आई हैव ऑप्टेन्ड दिस, मुझे ये मिल गया, मैंने ये ले लिया। ठीक है, सिर्फ दे दिया उसको ऑप्टेन नहीं बोलते जनरली, बट यहां पे हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। सो वर्ड ऑप्टेन इन जनरल सेंस मीन्स some request or effort to acquire or get something, but its secondary meaning is to acquire or get without any qualification। जैसे कि आरओसी ने, अगर मैंने कहीं लिखा है कानून में कि यू शुड ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम आरओसी, सो दैट मीन्स मैं सिर्फ अप्लाई कर दूंगा वो दे देंगे, सो ये भी ऑब्टेन में कवर होगा। सो बोला है एंड if in a statute the secondary meaning is preferred, it cannot be said that the preference has been given to loose meaning। ठीक है, तो भी हम बराबर मीनिंग को मानेंगे। सो इन सिंपल सेंस आपको जो वाइडर मीनिंग है वो कवर करना है। अब यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो, मैं आपको फिर बता देता हूं आपको लिखना क्या है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, केसेस वगैरह नहीं, जितना मैंने ब्रैकेट में डाला उतना। थर्ड पॉइंट, थर्ड ये भी सेकेंड का हिस्सा है, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, बस इतना आपको लिखना है। इसके अलावा आपको नहीं लिखना। 5 पॉइंट लिखोगे आप, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है। ये जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको शॉर्ट नोट वगैरह भी आता है तो पॉइंट वाइज लिखो। हाँ, अगर स्पेसिफिक केस आते हैं तो आप वो केस को फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। तो वैसे लिटरल इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस नहीं देखे जाते, सबसे सिंपल रूल है उसमें, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं जाते, बट फिर भी आ सकते हैं। सो कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद फिर हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पे चर्चा चालू करेंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग से केसेस हैं यहाँ पे। सो वर्ड्स दिखेंगे आपको ऐसे, यहाँ पे भी दिखेंगे आपको, अट्रस मैगिस वैलेट क्वैम पेरेट। तो ये वर्ड्स है हैरी पॉटर के स्पेल। कोई डाउट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल। फर्स्ट रूल कब लग रहा था? फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट रूल कब लग रहा था? जब देयर वाज अ प्लेन टेक्स्ट, व्हेन देयर वाज नो एम्बिग्यूटी।
जब एक ही मीनिंग पॉसिबल है। ऑफ कोर्स हो सकता है वर्ड के नैरोअर ब्रॉडर मीनिंग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक ही मीनिंग पॉसिबल है। सो ऐसे केसेस में आप लगाते थे लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कब लगता है? रीजनेबल रीजनेबल कंस्ट्रक्शन तब लगता है जब उसका एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकता है। एक मीनिंग जो है वो एब्सर्ड है। एब्सर्ड मीन्स जो कुछ तो भी अजीब सा कुछ तो भी निकल रहा है। दूसरा मीनिंग जो है वो उसको एक्चुअल में कुछ बता रहा है, कुछ समझ में आता है उससे। सो एक ऐसा मीनिंग जिससे कुछ समझ में नहीं आता है, यार ये क्या बोल रहे हैं, वो एक मीनिंग। दूसरा जिससे सही में समझ में आ रहा है, एक मीनिंग आ रहा है, सेंसिबल मीनिंग आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आप कौन सा मीनिंग लोगे? जाहिर सी बात है जो सेंसिबल मीनिंग रहेगा। सेम एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं। सो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कब लगता है? जब दो मीनिंग होंगे। जैसे कि सेम एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वो आपको बोलती है लेट्स हैंग आउट। सो हैंग आउट मीन्स आप बाहर जाके लटकने नहीं वाले। ये हो गया लिटरल इंटरप्रिटेशन। लेकिन लिटरल इंटरप्रिटेशन यहां पे तो गलत हो रहा ना, ये तो एब्सर्ड हो रहा, कुछ तो भी भलता ही मीनिंग निकल रहा। सो यहाँ पे हैंग आउट का क्या मतलब है? कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये सब चीजें, ये हैंग आउट करना होता है। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन लेंगे तो कुछ तो भी एब्सर्ड मीनिंग निकलेगा। हैंग आउट, वो लटकेंगे क्या बाहर जाके? तो नहीं। सेंसिबल मीनिंग कब निकलेगा? जब आप उसको प्रॉपर रीजनेबली समझेंगे, तब सेंसिबल मीनिंग निकलेगा। सो ऐसे केसेस में जब दो मीनिंग निकल रहा है, एक सेंसलेस है, एब्सर्ड है, कुछ तो भी बकवास निकल रहा है, दूसरा उसको सेंसिबल मीनिंग दे रहा, कुछ तो भी निकाल रहा है, एक्चुअल में सेंस है उसमें, तो कोई सेंस रहे उस बात में, तब वैसा मीनिंग दोगे आप। तो जो बात में कोई सेंस ही नहीं है, तो वो बात को आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये सिंपल रूल है, छोटा रूल है, बस इतना सही है, यहां खत्म हो गया। फिर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आएगा। सो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, according to this rule the words of the statute must be construed atrus magis valet quam paret। तो ये अट्रस को जनरली अलग लिखा जाता है, यूटी अलग लिखते हैं और रेस अलग लिखते हैं। ठीक है। सो अट्रस मैगिस वैलेट क्वेम पेरेट, मतलब ये है कोई चीज को बेकार कर देने से अच्छा है उसको कोई तो भी अच्छा मीनिंग दो। ठीक है। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसका एक सेंसिबल मीनिंग निकलना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना है, सीधा सीधा कुछ मीनिंग निकालो, सेंसिबल मीनिंग। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट अट्रस मैगिस वैलेट क्वेम पेरेट, meaning thereby that words of the statute must be construed so as to lead to a sensible meaning। तो सेंसिबल मीनिंग निकल के आए, ऐसा मीनिंग दो वो एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, एक सेंसिबल मीनिंग निकले उसमें। जनरली द वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ द स्टैट्यूट आर टू बी गिवन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है आपका लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो जनरली आप ऑर्डिनरी मीनिंग दोगे, नेचुरल मीनिंग दोगे, डिक्शनरी मीनिंग दोगे, जो नॉर्मली मानते हैं वो वाला मीनिंग दोगे। बट so generally the words or phrases of the statute are to be given their ordinary meaning। A statute must be construed in such a manner so as to make it effective and operative on the principle of, ये UT होना चाहिए, अट्रस मैगिस वैलिड क्वाम पेरेट। तो अट्रस मैगिस वैलिड क्वाम पेरेट का मतलब है कुछ तो भी सेंसिबल मीनिंग निकल के आए। ठीक है। सिर्फ बर्बाद हो जाने से अच्छा कुछ तो मीनिंग निकले, उसको इग्नोर करने से अच्छा कुछ तो मीनिंग निकले। ठीक है। सो कुछ तो भी मीनिंग देना है आपको, सेंसिबल मीनिंग निकले। सो दैट इज कॉल्ड एज अट्रस मैगिस वैलेट कोएम पेरेट। ठीक है। तो उसको रिडंडेंट नहीं हो जाने देना है, जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो कुछ तो उसका एक सेंसिबल मीनिंग निकल के आना चाहिए। ठीक है। सो ऐसा है। सो वाइल इंटरप्रिटिंग अ लॉ, ये कब लगता है? व्हेन टू मीनिंग्स आर पॉसिबल। वन, मेकिंग द स्टैट्यूट एब्सोल्युटली वेग एंड मीनिंगलेस। सो जो ऐसा है जिसमें उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, एंड अदर लीडिंग टू सर्टनिटी एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। इन सच अ केस द लेटर इंटरप्रिटेशन शुड बी फॉलोड। सो लेटर इंटरप्रिटेशन, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन,
सेंसिबल मीनिंग, सेंसिबल इंटरप्रिटेशन आना चाहिए उसका। सो ऐसा यूज करोगे आप उसको, ठीक है। तो ये कब होता है? व्हेन टू मीनिंग्स आर पॉसिबल। एक जो उसको वेग बनाता है, मीनिंगलेस बनाता है, और दूसरा जो उसको सर्टन बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है। तो आप मीनिंगफुल वाला जो इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन फॉलो करोगे, ठीक है। तो ऐसा है। एक केस दिया है, वामनलाल छोटनलाल पारेख वर्सेस सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का। और भी केस है, एक और है, डॉक्टर ए एल मुदलियार वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया। इसमें सिंपल ये बताया गया था कि आप जब भी कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, दोनों केस वैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आप रीड करेंगे तो इट शुड बी रेड इन एक्चुअल सेंस, जो वो बोल रहा है, सेंसिबल मीनिंग निकले ऐसा, ठीक है। उसको आप ज्यादा वाइड भी नहीं करते हैं, ज्यादा नैरो भी नहीं करते हैं, जो एक्चुअल बोल रहा है वो मानेंगे हम, रीजनेबल मानेंगे, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन देते हैं। सो वाइल इंटरप्रिटिंग द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको रीजनेबल इंटरप्रिटेशन देना पड़ता है। सो वही दिया है। In the case of Dr. A.L. Mudliar versus LIC of India, it was held that the memorandum of association of a company must be read fairly and its import derived from reasonable interpretation of the language which it employs. दूसरा सिमिलर केस था, further, in order to determine whether transaction is intra-wires the objects of the company, क्या वो intra-wires है या ultra-wires है, the object clause should be reasonably construed. Reasonable meaning दो, neither with rigidity, rigid means ज्यादा strict meaning नहीं देना है, nor with laxity, laxity means उसको ज्यादा ढीला ढाला मीनिंग भी नहीं देना, उसको ना lenient मीनिंग दो ना rigid मीनिंग दो, ठीक है। तो rigid means strict और laxity मीन्स लीनियंट, लीनियंसी, ठीक है। सो ये एक और केस है, वामनलाल चोटनलाल पारेख वर्सेस सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड। केसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे दिया है, अगर एक ही मीनिंग है तो आप कौन सा रूल यूज करोगे? लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन। अगर एक से ज्यादा मीनिंग है तब आप यूज करते हैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सो वही दिया है, thus if the court finds that giving a plain meaning to the word will not be fair or reasonable, so जब कोर्ट को लग रहा है कि ये फेयर नहीं होगा अगर आप प्लेन मीनिंग दे दे तो reasonable construction, it becomes the duty of the court to depart from the dictionary meaning and adopt the construction which will advance the remedy and suppress the mischief, जिससे बेनिफिट बढ़ेगा और जो गड़बड़ है वो कम होगी, ठीक है। तो ये वर्ड आगे आएंगे, हम ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चिफ, ये क्या होता है ये आगे आएगा, ठीक है। तो अभी ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, अभी सिर्फ ध्यान रखो, ऐसा मीनिंग देना है उसको, रीजनेबल मीनिंग देना है जिससे बेनिफिट बढ़े और गड़बड़ कम हो। सो which will advance the remedy and suppress the mischief provided the court does not have to resort to conjecture or surmise. कंजक्चर और सरमाइज का मतलब है अंदाज नहीं लगाना है, कंजक्चर या सरमाइज का मतलब होता है अंदाज लगाना, ठीक है, अंदाज। तो अंदाज नहीं लगाना, जो लिखा है ना उसको मीनिंग दो, आप अपने मन से उसमें कुछ मत डालो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने मन से कुछ डालोगे तो ये हो जाएगा कानून बनाना। आप कानून बना नहीं रहे हो, आप सिर्फ इंटरप्रेट कर रहे हो। सो आप अंदाज नहीं लगाओगे, अच्छा इसको ऐसा बोलना चाहिए था शायद, तो वैसा नहीं। सो जैसा लिखा है वैसा इंटरप्रेट करो, बट सेंसिबल मीनिंग निकालो। A reasonable construction will be adopted in accordance with the policy and object of the statute, ठीक है। सो आप पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट वगैरह को ध्यान में रखते हुए इसका रीजनेबल मीनिंग निकाल सकते हैं। सो ये था आपका सेकेंड रूल। यहां तक कोई डाउट है तो आप बताओ, नहीं तो हम थर्ड रूल पे हैं, चालू करेंगे चर्चा। ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आएगा तो 3 मार्क का आएगा, उसके ऊपर चांसेस कम है। 3 मार्क का आएगा, 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। सो वो ऑलरेडी मैंने बताया हूं। मेन चीज वो है कि ये कब लगता है, ये लगता है जब मोर देन वन मीनिंग इज पॉसिबल। एक जो उसको एब्सर्ड करता है, जो उसको मीनिंगलेस बनाता है, जो उसको वेग बनाता है। दूसरा
जो उसको सर्टेन बनाता है, जो उसको मीनिंगफुल देता है, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन देता है। तो ऐसे केसेस में आप वो मीनिंगफुल वाला, वैसा वाला इंटरप्रिटेशन लोगे जो उसको सेंसिबल मीनिंग देगा, ठीक है। जो नॉनसेंस करेगा वो हटा देंगे हम, ठीक है। इसी को अट्रस मैगिस वैलेट क्वेम पेरेड भी बोलते हैं, मीन्स लीडिंग टू अ प्रॉपर मीनिंग, सेंसिबल मीनिंग। सो रादर देन उसको खत्म कर दो, उसको इग्नोर कर दो, उससे अच्छा उसको एक सेंसिबल मीनिंग दो, ठीक है। सो ऐसा है। अगले रूल पे हम चर्चा करते हैं, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मनी का क्या मतलब होता है? हार्मनी पता होगी आपको। हार्मनी मीन्स हार्मनी, हारमोनियम बजाते अपन, नहीं वो नहीं। हार्मनी मीन्स झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो हार्मनी, तो प्यार से रह सकें। सो जब तक प्यार से रह सकते हैं प्यार से रह लो, जब नहीं रह सकोगे तब झगड़ा करना। झगड़ा मत करना। हार्मनी का मतलब है झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तो देखो मैं थोड़े अलग एग्जांपल भी दे रहा हूं, ऐसा लिखने के नहीं है ये सिर्फ समझाने के लिए। समझो आपके दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक बोलता है भाई चल पिज्जा खाने चलेंगे, और दूसरा बोलता है भाई चल मूवी देखने चलते हैं। अब आप दोनों को दुखी नहीं करना चाहते, आप चाहते दोनों के साथ हार्मनी बने। तो आप क्या कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं दोनों को, हाँ चलो एक के साथ पिज्जा खा लो, उसके बाद मूवी देख लेना, या पहले मूवी देख लो फिर पिज्जा खा लेना। सो ये दोनों ही केसेस जो हैं, दोनों केसेस आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। ये फ्रेंड बोल रहा है वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो फ्रेंड बोल रहा है वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हार्मनी। ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों के बीच झगड़ा हो रहा। सो दोनों जो भी बोल रहे हैं एक हार्मनी बने उनके बीच, तो दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो दो चीज हैं आपके सामने, दो चीजें फॉलो करना है। अब आप दोनों फॉलो कर सकते क्या? अगर हाँ तो दोनों फॉलो करो, ठीक है। भले ही दोनों अलग चीजें बोल रहे हैं, बट फिर भी आप दोनों को फॉलो करो, अगर कर सकते हो तो करो, ठीक है। सो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जैक्टली फिट नहीं बैठता, पहले बैठता था अब नहीं बैठता, बट मैं बता देता हूं। सेक्शन 96 याद है किसी को कंपनीज एक्ट का? सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग, क्या बोलता है सेक्शन 96? सेक्शन 96 बताता है कि आपकी एनुअल जनरल मीटिंग कब हो जाना चाहिए। तो पुरानी एजीएम देखोगे आप, वहां से 15 मंथ्स, ये पहला टाइम है, पुरानी एजीएम से 15 मंथ्स, ये एक टाइम है। एक एजीएम यहां हुई थी आपकी, दूसरी एजीएम, ठीक है। ये खैर ये टाइम है। दूसरा टाइम है कि हाँ वंस इन अ कैलेंडर ईयर, एक साल, दूसरा साल। तीसरा टाइम है आपका जहां साल खत्म होता है वहां से विद इन 6 मंथ्स। अब यहां पे तीन अलग अलग पॉइंट्स बोल रहे हैं। सो आप क्या एक ही को फॉलो करोगे क्या? ये 15 महीने फॉलो करते 6 महीना जाने देते यहां लेंगे एजीएम, तो नहीं, ये वाला रूल फेल हो जाएगा। सो आपको ऐसा इंटरप्रेट करना है कि तीनों रूल्स जो है वो फॉलो हो, ठीक है। सो तीनों का इंटरप्रिटेशन आए, एक भी फेल नहीं होना चाहिए, आपको सबको खुश रखना है, ठीक है। सो तीनों जो सेक्शंस है, तीनों जो प्रोविजंस है, तीनों फॉलो। ये अभी फिलहाल एक ही सेक्शन में, सेक्शन 96 में। कई बार एक कानून में अलग अलग सेक्शन में ऐसा होता है कि यहां कुछ और लिखा है वहां कुछ और लिखा है। तो ऐसे केसेस में ऐसा मीनिंग दो कि दोनों की मीनिंग निकल के आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका सुने तो वो नाराज हो गया, उसका सुने तो ये नाराज हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दोनों को मीनिंग निकालो, दोनों को ऐसा इंटरप्रेट करो कि हार्मनी बने, झगड़ा ना। सो ये रूल है। सो वैसे सेक्शन 96 अब यहां पे फिट नहीं बैठता है, वहां पे भी आपको लेकिन ये समझ में आता है हार्मनी क्या है। हार्मनी मींस तीनों प्रोविजन जो है तीनों अप्लाई हों, इसको हम बोलते हैं हार्मनी। अब ये यहां क्यों नहीं बैठता फिट? क्योंकि ये एक ही सेक्शन में दिया है। पुराने कंपनीज एक्ट टाइम जब हम लोग पढ़ते थे ना, तब ये अलग सेक्शन में दिया होता था। तो सेक्शन 96 में तीनों चीजें दी गई है। पहले ऐसा था कि तीनों अलग अलग जगह दी गई थी। एक सेक्शन में लिखा होता था कि एक साल में एक मीटिंग होना, दूसरा कहीं लिखा था 6 महीने के अंदर एक मीटिंग हो जाना,
तीसरा कहीं लिखा था 2 एजीएम के बीच इतना गैप होना चाहिए मैक्सिमम। सो अल्टीमेटली वहां पे हम लोग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करते थे, सब अलग अलग सेक्शंस थे, सब अलग चीजें बोलते थे। यहां अभी इन्होंने एक चीज अच्छी की है कि सबको एक ही सेक्शन में डाल दिया। अब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब वही है कि आप जो भी मीनिंग निकालोगे उससे हार्मनी होना चाहिए, सब प्रोविजन को इफेक्ट मिलना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। और अगर नहीं हो सकता इफेक्ट तो क्या करेंगे वो भी देखते हैं। सो व्हेन देयर इज अ डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट, there should be these should be understood in the sense in which they harmonize with the subject of the enactment. So देखो दो चीज से हार्मनी होना चाहिए, एक तो सब्जेक्ट ऑफ द एनेक्टमेंट से एंड अदर प्रोविजन से भी, एंड ऑब्जेक्ट विच द लेजिस्लेचर हैड इन व्यू। Their meaning is found not so much with the strictly grammatical or etymological propriety. So एटमोलॉजी का मतलब होता है जो वर्ड्स की स्टडी होती है ना उसको एटमोलॉजी बोलते हैं, कि ये वर्ड कहाँ से आया होगा, उसका पूरा जो अपन देखते हैं पुराना वर्ड क्या था, तो इसको हम बोलते हैं एटमोलॉजी। ठीक है। सो वर्ड्स को आपको ग्रामेटिकल और एटमोलॉजिकल के अलावा ऐसा देखना चाहिए जिससे सब हार्मनी बने। ठीक है। नॉर इवन इन द पॉपुलर यूज as in the subject or in the occasion on which they are used and the object to be attained। ठीक है। सो ये आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना कहां है, सो ये जो आगे दिया है यहां से आपको लिखना है। ठीक है। सो ये समझाने के लिए दिया है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बट बेसिकली आपको लिखना है यहां से, वेयर देयर आर इन एन एनेक्टमेंट टू और मोर प्रोविजंस which cannot be reconciled with each other। दोनों अलग बोल रहे हैं, ये अलग बोल रहा वो अलग बोल रहा। So ऐसे केसेस में they should be so interpreted wherever possible as to give effect to all of them। So ऐसा नहीं होना चाहिए एक को मान रहे आप दूसरा इग्नोर हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। This is what is known as rule of harmonious construction। An effort should be made to interpret a statute in such a way as harmonizes with the object of the statute। ये लिखना है आपको और इसके बाद का भी लिखना है, तो ये देखते हैं बाद में, पहले मैं केसेस समझा देता हूं एक दो। अब दो केसेस हैं, सो ये एक्चुअल में आपको जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से समझाएंगे। वैसे ये बेस्ट एग्जांपल है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन समझने के लिए सेक्शन 96, बट वहां पे हार्मनी क्या है वो समझाया हूं मैंने, कि हार्मनी का मतलब है कि सब प्रोविजंस जो है सब प्रोविजंस को मीनिंग मिलना चाहिए। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज हार्मनी। एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसमें सेक्शंस है दो। सो देखो क्या दिया है, राजकृष्ण वर्सेस विनोद का एक केस है। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 33(2) एंड 123(8) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। सेक्शन 33(2) क्या बोलता है, सेक्शन 33(2) बोलता है दैट अ गवर्नमेंट जॉब में जो व्यक्ति है मे नॉमिनेट और सेकेंड अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन। सो किसी को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए वो नॉमिनेट कर सकता है कि इसको इलेक्शन में खड़ा किया जाए। ठीक है। सो ही मे नॉमिनेट और सेकेंड अ कैंडिडेट। सो एक को अपॉइंट करना है तो उसके लिए नॉमिनेशन ये दे सकता है। वेयर एज सेक्शन 123(8) क्या बोलता है, सो 123(8) बोलता है provided that government servant is not entitled to assist a candidate in election। so देखो एक सेक्शन ने क्या बोला, 33(2) बोलता है नॉमिनेट कर सकते हैं, और 123(8) बोलता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करोगे, सो यू शुड नॉट सपोर्ट या असिस्ट। सपोर्ट मीन्स असिस्ट, असिस्ट ही लिखना चाहिए, असिस्ट एनी पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा है उसको आप असिस्ट नहीं करोगे। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, बट वोट कर सकते हो, आप वोटिंग करने का अधिकार दिया, तो आप वोट कर सकते हो उसको, बट आप उसका प्रचार प्रसार नहीं करोगे। अब यहां पे दोनों सेक्शन अलग बोल रहे हैं, 123(8) बोल रहा है आप असिस्ट नहीं करोगे। अब नॉमिनेट करना भी तो एक हिसाब से असिस्ट करना ही हुआ, कि आप उसको बोल रहे हैं कि इसको नेता बनाया जाए,
इसको इलेक्शन में खड़ा रखना है। सो ये भी तो एक प्रकार से आप असिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब 33(2) और 123(8) आप साथ में पढ़ते हैं तो दोनों थोड़ा अलग बातें कर रहे हैं, बट आप इनके बीच हार्मनी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ 33(2) के हिसाब से नॉमिनेट या सेकंड कर सकते हो आप, इसके अलावा आप किसी प्रकार से असिस्ट नहीं करोगे, अदर देन वोट। वोट करोगे आप, इसके अलावा और कोई प्रकार से असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो हार्मनी बना के आप ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। सो वही दिया है। सो 33(2) क्या बोलता था? गवर्नमेंट सर्वेंट में नॉमिनेट और सेकंड अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन, whereas section 123(8) बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू असिस्ट अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन इन एनी मैनर एक्सेप्ट बाय कास्टिंग हिज वोट। वोट करो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट बोथ दीज प्रोविजंस शुड बी हार्मोनियसली इंटरप्रिटेड and held that a government servant was entitled to nominate or second a candidate seeking election to the state legislature assembly. This harmony could be achieved only if section 123(8) of the act is interpreted as conferring power on the government servant of voting as well as proposing and seconding a candidature and forbidding him from assisting him in any other manner. ठीक है, सो आप दो चीज कर सकते हैं। सेक्शन 123 बोलता है वोट कर सकते हैं, 33(2) बोलता है नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी आप प्रपोज कर सकते हैं, उसको सेकंड कर सकते हैं। सो अगर आप रीजनेबली इसको हार्मोनाइज करो तो हार्मोनी कैसे निकलेगी कि आप किसी और प्रकार से असेस नहीं करोगे, सिर्फ आप नॉमिनेट कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो और वोट कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऐसे प्रकार से हार्मोनी निकाली गई। एक और केस है conflict under section 17(1) and 18(1) of Industrial Disputes Act। एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, वो क्या बोलता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बोलता है कि अगर कोई अवार्ड घोषित किया जाए तो वो अवार्ड को पब्लिश करना पड़ता है, फिर वो फाइनल हो जाएगा। जैसे कोर्ट में झगड़ा चल रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। तो ये जो सेक्शन बोलता है 17, वो बोलता है कि कोर्ट जब ऑर्डर पास करेगा, अवार्ड पास करेगा, अवार्ड यानी जो भी कॉम्पेंसेट करना है, इतना पैसा दो वगैरह, इसको अवार्ड बोलते हैं। सो ये ऑर्डर पास करने के बाद इसको पब्लिश करना पड़ता है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड पब्लिश इट, और ये पब्लिश हो जाएगा तो ये फाइनल हो जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक और सेक्शन है 18(1). 18(1) बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय चाहें, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अगर चाहें तो वो लोग सेटलमेंट कर सकते हैं, और ये सेटलमेंट जो होगा ये फाइनल हो जाएगा। अब वैसे तो दोनों में दिक्कत नहीं है, दोनों सेक्शन अलग चीजें बोल रहे हैं। एक सेक्शन बोल रहा है ऑर्डर पास होगा, गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी, फाइनल होगा। दूसरा बोल रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये दोनों के बीच में अगर सेटलमेंट होता है तो दैट सेटलमेंट शैल बी फाइनल। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई एक केस में, यहां ऑर्डर पास किया ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने, और पब्लिश होने के पहले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने सेटलमेंट कर लिया, यहां पे सेटल किया। अब कोर्ट के सामने सवाल यह आया कि क्या सेटलमेंट फाइनल है या ऑर्डर फाइनल है, क्योंकि दोनों चीजें बोलती है कि फाइनल हो गया, तो क्या फाइनल है? क्या सेटलमेंट फाइनल है या ऑर्डर फाइनल है? सो यहां पे कोर्ट ने इसको अगेन हार्मोनियसली इंटरप्रीट किया और बोला कि ये ऑर्डर फाइनल हुआ होता है जब गवर्नमेंट ने पब्लिश किया होता, क्योंकि पब्लिश अभी होने का है और इसीलिए ये ऑर्डर फाइनल नहीं है, ये सेटलमेंट जो किया गया ये फाइनल माना जाएगा। सो दोनों ही प्रोविजन सही तरीके से इंटरप्रीट किए जा सकते हैं। सो वही दिया है, conflict between 17(1) and 18(1) of the Industrial Disputes Act applies the principle of harmonious construction by harmonizing apparent conflict between two or more of its provisions. Facts of the case:
सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी अवार्ड, तो यहां पे बहुत सारे वर्ड्स थे, मैंने उसको कट करके सिर्फ अवार्ड वर्ड रखा, by court or tribunal shall within the period of 30 days from the date of its receipt by the appropriate government be published in such manner as the appropriate government thinks fit. So publish करने बोला था. Whereas subsection 2 provides that the award published under subsection 1 shall be final and shall not be called in question by any court in any manner whatsoever. ये भी लिखा था कि ये फाइनल हो गया है और अब इसके ऊपर कोई अपील नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. सेक्शन 18(1) बोलता है दैट अ सेटलमेंट अराइव्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के अलावा बाहर अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं, दैट शैल ऑल्सो बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ये भी फाइनल है. अब ये भी बाइंडिंग है, ये भी बाइंडिंग है, तो कौन सी चीज मानेंगे आप? इसको जब रीजनेबल, आप जब इसको हार्मोनाइज करते हैं तो हार्मोनी बनती है जब आप दोनों प्रोविजंस को साथ में पढ़ते हैं, कि अगर सेटलमेंट पहले हो गया है पब्लिकेशन के तो सेटलमेंट इज फाइनल, बट अगर पहले पब्लिश हो गया होता तो सेटलमेंट फाइनल नहीं होता. तो डिसीजन वही हुआ. इन केस वेयर द सेटलमेंट इज अराइव्ड आफ्टर रिसिट ऑफ द अवार्ड ऑफ द लेबर ट्रिब्यूनल बाय द गवर्नमेंट बिफोर इट्स पब्लिकेशन, पब्लिकेशन होने का है, बिफोर इट्स पब्लिकेशन द इश्यू वाज वेदर द गवर्नमेंट वाज स्टिल रिक्वायर्ड by section 17(1) to publish the award. On construction of these two provisions, Supreme Court held that settlement which becomes effective from the date of signing, settlement जब साइन हुआ तभी कंप्लीट हो जाता है, भले पैसा बाद में दिया गया होगा. द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम्स टू एन एंड, डिस्प्यूट खत्म हो गया, दोनों जनों ने समझौता कर लिया, डिस्प्यूट खत्म हो गया. And the award becomes ineffective and the government cannot publish it. फिर अब अवार्ड का कोई मतलब नहीं रहा, ऑर्डर अब कोई मतलब का नहीं रहा. ठीक है, सो ऐसा है. सो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे केसेस एग्जांपल्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए गए हैं. सो आप जितना मैं बता रहा हूं उतना लिखेंगे. तो ये पहला ये रूल है कि जब दो प्रोविजंस हैं जिनको रिकंसाइल करना मुश्किल है तो भी आप ऐसा मीनिंग दो कि दोनों प्रोविजंस जो है इनको प्रॉपरली हार्मोनाइज किया जा सके और सबको इफेक्ट मिले. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपने मीनिंग दिया और दूसरा डिफीट हो गया. ठीक है, साथ में ऑब्जेक्ट से भी हार्मोनाइज होना चाहिए, आपका जो मेन मकसद है कानून बनाने का उससे भी हार्मोनाइज होना चाहिए. आगे, इट मस्ट ऑलवेज बी बोर्न इन माइंड दैट अ स्टैट्यूट इज पास्ड एज अ होल. पूरा कानून एक साथ बनाया गया था, इसीलिए ऐसा नहीं है कि पहले जो प्रोविजन आया उसको मीनिंग दो, बाद वाले को छोड़ दो, या बाद वाले को मीनिंग दो, पहले को छोड़ दो. कानून तो पूरा एक ही है ना. सो आपने ऐसा इंटरप्रेट करना चाहिए कि हर प्रोविजन वो पहले आए या बाद में आए उसको मीनिंग मिले. ठीक है, सो इट मस्ट ऑलवेज बी बोर्न इन माइंड दैट अ स्टैट्यूट इज पास्ड एज अ होल एंड नॉट इन सेक्शंस, एंड इट मे वेल बी अज्यूम्ड टू बी मेड बाय वन जनरल पर्पस एंड इंटेंट. तो सबके पीछे एक मकसद रहेगा. The court's duty is to give effect to all the parts of the statute if possible. ठीक है, सो ये भी आपको लिखना है एग्जाम में. The sections and subsections must be read as part of an integral whole and being interdependent. Therefore, importance should not be attached to only a single clause in one section, overlooking the provisions of another section. तो आप overlook नहीं कर सकते, ignore नहीं कर सकते बाकी. If it is impossible to avoid inconsistency, अगर पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं कर पा रहे दोनों को हार्मोनाइज, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? तो जो बाद में बोला वो माना जाएगा, तो ऐसा सेक्शन माना जाएगा विच कम्स लेटर. ठीक है, तो जो बाद में आएगा. सो ये इस हिसाब से ध्यान रखो. जैसे समझो मैंने अभी बोला कि कल आपकी क्लास रहेगी 5 बजे, अभी मैंने बोला 5 बजे क्लास रहेगी, फिर पूरा पढ़ा दिया मैंने, पूरी क्लास कंप्लीट हो गई. उसके बाद मैंने बोला कि कल आपकी क्लास रहेगी 2 बजे, तो आप कौन सा मानोगे? जो मैंने बाद में बोला. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने बाद में मन बदल लिया और मैंने बाद में दूसरा रूल बता दिया. सो बाद वाला आप मानोगे. ठीक है, ऐसा है. ऐसा है, देखो क्या लिखा है. इफ इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी, the provision which was enacted or amended later in point of time must
प्रिवेल। सो जो बाद में आया था उसको माना जाएगा। The rule of harmonious construction is applicable only when there is a real and not merely apparent conflict between the provisions of an act and one of them has not been made subject to other। subject to हुआ है तो फिर तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा है। subject to है मीन्स वो तो ध्यान रखना ही है आपको। जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि सर वो एवेंजर्स मूवी आने वाली है, आप चलोगे क्या देखने? मैंने बोला हूं हाँ यार चलूंगा, लेकिन सब्जेक्ट टू अगर वो परमिशन देगी तो। मीन्स समझो वो बोली है कि मेरे साथ ही चलना है तुमको, तो फिर मेरे को उसके साथ ही जाना है, तो सब्जेक्ट टू। सो अगर सब्जेक्ट टू है तो फिर मेरे को वही सुनना है, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट टू नहीं है तब डिफिकल्टी आती है कि ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, और कहीं ऐसा नहीं है कि इसको ज्यादा ध्यान दो उसको मत दो। तो ऐसे केसेस में जब सब्जेक्ट टू नहीं है तब ये रूल लगता है। जब ऑलरेडी सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू वो प्रोविजन, दैट मीन्स वो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। सो ऐसा है। सो एंड वन ऑफ देम इज नॉट मेड सब्जेक्ट टू द अदर when after having construed their context the words are capable of only one single meaning, the rule of harmonious construction disappears and is replaced by the rule of literal construction। जब एक ही मीनिंग निकल रहा है तो लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो ऐसा है। हाँ, अब कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आज बड़े आप मस्ती कर रहे हैं सब लोग। प्रेरणा बोल रही है अब्बा हारमोनियम बजाते थे। तो कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं। विनोद भी आ गया था कहीं तो भी, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ, गौरव बोल रहे हैं सर सब साथ में चलते हैं हारमोनियस हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन वो सब साथ में चलने में हारमोनी तो होगी, लेकिन ठीक है देखते हैं। हाँ। एक बार रूल वन की स्लाइड बनाया था क्या मैंने कुछ? मैंने तो यही बताया आपको। अच्छा, मैंने कुछ शायद ये किया था ना, डायग्राम बनाया था। ये वाला बोल रहे शायद आप। हाँ। अच्छा ऐसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से रूल्स है ये डिफिकल्ट माने जाते हैं ये भी। ये टॉपिक भी डिफिकल्ट है। सो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, अरे क्या बोल रहा है ये, क्या हो रहा, समझता ही नहीं। सो एक्चुअली केसेस जो है ना, वो केसेस थोड़े अलग है, यहाँ पे आपने पढ़े नहीं है वो, इसीलिए थोड़ा दिक्कत जाती है। बट अल्टीमेटली केसेस अगर समझ गए तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो काफी इंटरेस्टिंग एक्ट है। थोड़े वर्ड्स आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और रीडिंग इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। समझने के बाद भी आपकी रीडिंग होना चाहिए अच्छी खासी, और उसके बाद आप इसको लिख के देखेंगे। तो लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखना जम रहा है या नहीं जम रहा है। फिर अगली क्लास में हम बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, जिसको हेडन्स रूल भी बोलते हैं। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन देखेंगे। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस आएंगे जो जनरली नहीं यूज करते। एंड फिर हम आखिर में एड्यूसडेम जेनेरिस देखेंगे। सो एड्यूसडेम जेनेरिस ऑफ द सेम काइंड्स और स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पे आपके प्राइमरी रूल्स खत्म होते हैं। फिर हम अदर रूल्स या सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन देखेंगे, जिसमें यूसेज वगैरह टाइप की चीजें आती हैं। सो कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। हाँ। सो जितने वर्ड्स मैं बता रहा हूँ उतने ही ध्यान रखो, एक्स्ट्रा के वर्ड्स मत रखो बाकी के। सो और बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलते जाएंगे ऐसे, बट आपको ध्यान रखने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मुझे चाहिए ये चीजें पता करना है, तो आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, बट अपन क्लास में वो चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। क्या होता है ना, लोग बाकी के कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा है। चलो सो ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में अपन मिलते हैं। चलो, थैंक यू।